हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से मैं आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म सक्सेस विद एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली बार की तरह एक बार फिर मैं आपके हिंदी का एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है समास का। एक टॉपिक मैंने आपके लिए वीडियो में भी डालने वाला हूं संधि का, जिसमें मैंने संधि के बारे में उसकी ट्रिक दी है जो आप एक बार देख के उसको संधियों को पहचानना सीख जाएंगे। उसी के क्रम में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं समास का। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है हिंदी का जिसके बारे में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को बना रहता है कि समास को देखने के बाद उसको कैसे पहचाना जाए, क्या चीजें होती हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपके पहले समास के बारे में थोड़ी सी कुछ बेसिक लेवल की चीजें बताऊंगा और उसके बाद मैं समास की ट्रिक आपको देने वाला हूं, जिसमें से आप सिर्फ शब्द को देखकर फिर से गौर कीजिएगा। शब्द को देखकर आप शब्द के बारे में पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सा समास है। कुछ भी बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो आपकी समास का टॉपिक होता है हिंदी में, वो आपका कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, वो एसएससी का हो, यूपीपी का हो, एसआई का हो, लेखपाल का हो, या इसके अलावा आपका टीचिंग के जो एग्जाम होते हैं, यूपी टेट है, सी टेट है या सुपर टेट है, सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका हिंदी का एक टॉपिक समास आपका पूछा जाता है और एक नंबर इसका बिल्कुल परफेक्ट होता है। दोस्तों, हमको कहीं से भी एक नंबर छोड़ना नहीं है। तो चलिए आइए बात करते हैं समास टॉपिक की। पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं उसके बारे में कि दोस्तों, जो हमारा समास का टॉपिक होता है उसमें हमारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो किस तरह से आते हैं। देखिए, एक समास का आपका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका लिखा हुआ है प्रतिदिन, शब्द आपको दिया गया है जैसे प्रतिदिन, और इसका समास विग्रह क्या होता है आपका प्रत्येक दिन। क्या होता है? प्रत्येक दिन। तो दोस्तों, इसमें आपसे हमसे क्वेश्चन कैसे पुट किए जाते हैं? हमसे पहले ये बोलते हैं, इसको सामासिक पद या समस्त पद बोलते हैं। ये होता है प्रथम पद और ये होता है द्वितीय पद होता है। दोस्तों, तो इनमें हमसे क्वेश्चन कैसे पुट किया जाता है कि या तो हमको एक शब्द देकर पूछा जाता है कि इसका समास विग्रह क्या होगा। दूसरा तरीका होता है कि शब्द देकर हमसे पूछते हैं कि इसका समास विग्रह क्या बनेगा। अगली चीज होती है कि समास विग्रह देने के बाद हमसे पूछते हैं कि इसका शब्द क्या बनेगा समास का। तो दोस्तों, हम आपको वो ट्रिक देंगे कि आप सिर्फ एक शब्द को देखकर आप पहचान जाएंगे कि उसमें कौन सा समास है। तो चलिए आपसे बात करते हैं समास के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं समास होता क्या है। समास क्या है दोस्तों? समास होता है, समास का अर्थ सम धन आस। दोस्तों, समास का क्या अर्थ होता है? सम धन आस, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है समास का? संक्षिप्त कथन, यानी किसी भी शब्द को, बड़ी बातों को एक छोटे से रूप में व्यक्त कर देना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। यानी समास का शाब्दिक अर्थ सम धन आस, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। दूसरा है, इसकी जो डेफिनेशन हम आप पढ़ते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या बोलते हैं? समास। दो या दो से अधिक नए सार्थक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको समास बोलते हैं। उसके बाद आपको जो अगली चीज आती है वो क्या है कि समास के नियमों से बना शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद या सामासिक पद। इसे सामासिक शब्द भी कह सकते हैं दोस्तों, समस्त पद या सामासिक शब्द भी कहते हैं। अगला है समास के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया। पूरा जो समासिक एक पद होता है उसको, समास को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? समास विग्रह कहलाती है, या फिर उसे व्यास कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको ध्यान से देखिएगा। अभी आपकी जल्द ही जो परीक्षा हुई थी उसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसे क्या बोलते हैं? समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह या फिर व्यास कहलाती है। चलिए दोस्तों, ये आपकी बेसिक लेवल की जानकारी जो आप सबको पता होती है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आइए हम आगे चलते हैं। देखिए, दो चीजों में फोकस करिएगा। फोकस किस चीज पे? कि जो क्वेश्चन आते हैं आपके, एक तो जो मैंने आपको तरीका बताया, दूसरी चीज आपकी होती है कि शब्द में जो आपके समास होते हैं, समास के शब्द, इसमें से पूर्वपद और उत्तर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपका लिखा हुआ था यहाँ पर, जो अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें क्या होता है आपका, जैसे हमने लिखा था प्रतिदिन, एक शब्द लिखा था आपके सामने प्रतिदिन, इसका होता है प्रत्येक दिन। इस पद को बोलते हैं क्या दोस्तों? पूर्व पद। क्या बोलते हैं? पूर्व पद। और इस पद को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उत्तर पद। उत्तर मतलब बाद का पद।
और याद कैसे रखेंगे? हमने छोटी कक्षाओं में मैथ में पढ़ा होगा, हमारी संख्याएं होती थी पूर्ववर्ती संख्याएं और उत्तरवर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती मतलब पहले की और उत्तरवर्ती मतलब बाद की संख्याएं। ठीक है दोस्तों, ये पूर्व पद और उत्तर पद। चलिए अब बात करते हैं समास के बारे में। समास हमारे कितने होते हैं? समास के भेद कितने होते हैं दोस्तों? समास के भेद हमारे होते हैं 6, जो हम सब जानते हैं। समास के 6 भेद, पहला होता है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय, फिर द्विगु, उसके बाद द्वंद्व समास और फिर बहुब्रीहि समास। ये आपके 6 समास जो मुख्यतः होते हैं, जो परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं इनके बारे में। देखिए ये आपके 6 समास, इसमें 2 चीजें सिर्फ आपको जाननी है कि पदों की प्रधानता के आधार पर कौन सा समास होता है शब्द में, और दूसरा कि शब्द अगर दिया जाए तो हम कैसे पहचानेंगे, क्या पहचान होती है कि किस शब्द में कौन सा समास है। तो पहले हम पदों की प्रधानता के आधार पर जान लेते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर दोस्तों 4 पार्ट आपके होते हैं। एक होता है आपका जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, दूसरा होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तीसरा होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और चौथा आपका होता है चौथे टाइम पर जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। यानी कि एक में पूर्व पद प्रधान, एक में उत्तर पद प्रधान, एक में दोनों पद प्रधान, और एक होता है आपका जिसमें दोनों पद अप्रधान, यानी किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है दोस्तों। चलिए तो पहले तो आप ये सीरियल याद कर लीजिए कि ये क्या होता है। ये सीरियल आपका क्या बन सकता है याद करने के लिए? ए टी के डी डी और बी, ए टी के डी डी बी। ठीक है, इसको आप शॉर्ट ट्रिक में बना सकते हैं कि ए टी के डी डी बी, यानी कि अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। ये आप इसको ट्रिक में ले सकते हैं दोस्तों। अब इस सीरियल के बाद जब आपका ये सीरियल आपके दिमाग में बिल्कुल माइंड मेकअप हो जाए, उसके आगे आप समझिएगा, क्योंकि अगर इतनी चीज आपका सीरियल बन गया दिमाग में, उसके बाद आपको किसी भी ट्रिक को समझने में जो आगे हम बताएंगे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बड़े आराम से आप समझ जाएंगे। चलिए इस सीरीज के बाद बात करते हैं इनमें से कौन सा पद प्रधानता के आधार पर कैसा होता है। तो दोस्तों बात करते हैं पूर्व पद प्रधान की। पूर्व पद प्रधान, इसको दोस्तों ठीक से समझिएगा, आपको समास की किसी भी समास की कोई डिफिनीशन याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये हम बोल रहे हैं और आप खुद अभी भी देखेंगे। पहला है पूर्व पद प्रधान। तो दोस्तों पूर्व पद प्रधान किसमें होता है? सिर्फ अव्ययी भाव समास में। किसमें होता है दोस्तों? सिर्फ अव्ययी भाव समास में आपका पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, उसी सीरियल में हम बात करते हैं पूर्व पद प्रधान के बाद उत्तर पद किसमें होता है? उत्तर पद प्रधान किसमें होता है? ये आपका होता है तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। कौन सा होता है दोस्तों? पहले में सिर्फ अव्ययी भाव समास था पूर्व पद वाले में। उत्तर पद प्रधान किसमें होता है दोस्तों? तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास में होता है। और दोस्तों दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं? दोनों पदों की प्रधानता किसमें होती है? दोनों पद प्रधान होते हैं आपके द्वंद्व समास में। किसमें? द्वंद्व समास में आपके दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद में समास विग्रह करने के पश्चात। और जो दोनों पद अप्रधान होते हैं आपके, दोनों पद अप्रधान होते हैं, वो क्या होते हैं? वो बहुब्रीहि समास के समस्त पद होते हैं। किसके होते हैं? बहुब्रीहि समास के जो पद होते हैं वो आपके क्या होते हैं? वो आपके दोनों पद अप्रधान होते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने मैंने एक ट्रिक रखी, इससे और एक अच्छा तरीका हम आपको दे देते हैं कि आपको याद रखना है सिर्फ इसमें क्या याद आपको इतना रखना है इसमें कि जो आपका अव्ययी भाव समास, ये आपका पूर्व पद प्रधान, फिर आपके कॉन्टिन्यू 3 जो है वो आपके कैसे होते हैं सीरियल में? पहले पूर्व पद प्रधान था, अब उत्तर पद, तो 3 कॉन्टिन्यू उत्तर पद प्रधान होता है। फिर उसके बाद जो आपका दोनों पद प्रधान वाला कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। और एक सिंगल आपका होता है क्या? बहुब्रीहि समास, जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो आप इसको 13-11 की ट्रिक समझ सकते हैं, यानी 1 मतलब पहला वाला समास, 3 मतलब कॉन्टिन्यू 3 आपके समास, और उसके बाद 1-1 यानी कि द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। ये हो गए दोस्तों आपकी पदों की प्रधानता के आधार पर ये आपकी पहचान हो गई। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीरियल याद रखना है समास का, और उसके बाद पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान और कोई पद प्रधान नहीं। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके पदों की प्रधानता के आधार पर। अब बात करते हैं समास के बारे में। देखिए समास की जो पहचानने की ट्रिक होती है दोस्तों, वो क्या होती है? पहले तो हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। देखिए अव्ययी भाव समास जो पहला हमारा समास है, उसकी ट्रिक क्या है? आपकी परिभाषा है, आपको सबके बारे में पता है, नहीं पता है तो आप इससे सीख जाएंगे।
अव्ययी भाव समास की परिभाषा आपकी होती है कि वह समासिक पद जिसका पूर्व पद अव्यय हो या पूर्व पद प्रधान होता है, वह समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब मैं आपको डिफिनेशन बाद में दूंगा, पहले इसकी ट्रिक दे देता हूं। तो ये क्या है दोस्तों, मैंने बोला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का पहला शब्द क्या आया है दोस्तों, अव्यय। क्या आया है, सिर्फ अव्यय आया है, और कहां पर, पूर्व पद में। यानी कि पूर्व पद पहचान क्या है कि समासिक पद की, अगर पूर्व पद समासिक पद का अगर क्या है, अव्यय है, और अव्यय के साथ साथ क्या है, उपसर्ग है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज है, तो आपका वो समासिक पद, समस्त पद क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास का पद कहलाएगा। दोस्तों ये चीज तो आपको कई जगह सुनने में आई होगी, लेकिन इसमें एक चीज और आती है कि ये अव्यय होते क्या है, अव्यय पहचाने कैसे आप, उपसर्ग तो पहचान लेंगे, अव्यय कैसे पहचानेंगे। अव्यय को पहचानने का एक तरीका आपको बताता हूं कि जब आपने हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब पढ़ा होगा, उसकी आप पहचान डाल लीजिए कि जो आपके शब्द होते हैं कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, और उसके बाद क्रिया, और क्रिया के बाद आपका आता है विशेषण। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, विशेषण। यानी संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, मैं, तुम, हम, वे। और क्रिया क्या होती है, जो कार्य हुआ करता है, उठना, बैठना, हंसना, रोना, खाना, पीना, गाना, आना जाना, ये सब क्या है, ये आपकी क्रिया होती है। और विशेषण क्या है, किसी क्रिया की विशेषता, यानी विशेषण है कि जो इस विशेषताएं बताती हैं, किसकी विशेषताएं, शब्दों की, संज्ञा, सर्वनाम की जो विशेषताएं बताए, वो क्या कहलाता है, वो विशेषण कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको पहचान ये है, अव्यय की पहचान क्या है कि जो भी आपका पूर्व पद में शब्द होगा वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण का शब्द नहीं होगा। अगर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण का शब्द नहीं है तो फिर वो अव्यय है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पहचानना कैसे है कि वो शब्द संज्ञा का ना हो, सर्वनाम का ना हो, क्रिया का ना हो और विशेषण का ना हो, तो वो अव्यय का हो जाएगा। ठीक है, तो किसी शब्द में अगर पूर्व पद आपका अव्यय है या उपसर्ग है तो वो कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास में क्या है दोस्तों, जब हम समास विग्रह करेंगे, जब हम शब्द का समास विग्रह करेंगे तो उसमें हमको क्या मिलेगा, कारक चिन्हों का लोप मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा, कारक चिन्हों का लोप मिलेगा, उसमें कारक चिन्ह नहीं होंगे। कारक चिन्ह हमारे कौन से होते हैं, जो वही कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव में, ये जो आपके होते हैं यही होते हैं आपके कारक चिन्ह। तो जब हम समास विग्रह करेंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, कारक चिन्हों का लोप मिलेगा। चलिए हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे लिखा हुआ है प्रयोगशाला। क्या लिखा है, प्रयोगशाला जैसे लिखा हुआ है, तो प्रयोगशाला का समास विग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रयोगशाला का समास विग्रह आपका हो जाएगा प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला। तो ये बीच में जो के लिए शब्द आया है ये आपका कारक चिन्ह है। और देखिए इस प्रयोगशाला में प्रयोग शब्द लिखा है और शाला शब्द लिखा है, लेकिन के लिए का लोप हो गया है। तो ये जो आपका कारक चिन्ह का लोप जहां मिल जाए समास के विग्रह में, और इधर पर दबाने में सब कारक चिन्हों का लोप मिल जाए, तो वो आपका कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कैसा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं, तत्पुरुष के बाद हम बात करते हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास की पहचान हमने आपके सामने रखी है कि जब भी आप समास विग्रह करेंगे शब्द का, तो उसमें आपको है जो या फिर के समान, है जो या फिर के समान, आपको ये दोनों शब्द, दो में से कोई एक शब्द मिलेगा, है जो या फिर कोई एक के समान का शब्द मिलेगा। और साथ में लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो दोनों शब्द जो आपको मिलेंगे, वो दोनों शब्द में क्या होना चाहिए, या तो विशेषण विशेष्य का बोध हो रहा हो और या फिर उपमान उपमेय का बोध हो रहा हो। इसका विशेषण विशेष्य का या उपमान और उपमेय का। विशेषण विशेष्य क्या होता है दोस्तों, विशेषण विशेषण अभी मैंने आपको बताया, जो क्या होते हैं, जो किसी भी पद की विशेषता बताते हैं, जो किसी भी पद की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और जिस पद की या जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या होते हैं दोस्तों, वो विशेष्य कहलाते हैं। यानी कि जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं।
सेम ऐसे आपका उपमान और उपमेय में होता है। एक पद आपका प्रस्तुत होता है और दूसरा अप्रस्तुत। मतलब है कि एक चीज या एक शब्द जो दिया होगा वो आपके सामने होगा, जिसको आप अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और दूसरे जिससे उसका मेल कराया जाएगा उसका आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। वो वस्तु आपके सामने नहीं होगी, आपको सोचना पड़ेगा। चलिए एग्जांपल से आपको समझा देते हैं कि जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं कर्मधारय का कि चरण कमल। दोस्तों क्या ले लिया हमने? चरण कमल। इसका समास विग्रह क्या बन जाएगा दोस्तों? इसका समास विग्रह आपका बनेगा कि इसका समास विग्रह आपका बनेगा कमल के समान है जो चरण। कमल के समान है जो चरण। तो दोस्तों देखिए, पहली चीज तो हमको क्या मिल गई ट्रिक में कि है जो, एक ये समान मैंने बताया था कि समास विग्रह में आपको क्या मिल गया? है जो। ठीक है, पहली पहचान आपकी ये हो गई। दूसरा है, मैंने शब्द बोला था कि एक विशेषण और विशेष करने का, कि विशेषण विशेष और उपमान में आपको एक चीज मिलेगी। एक शब्द मिला है कमल और दूसरा है आपका चरण। तो कमल के समान है जो चरण, यानी कि चरण आपके सामने है, आपके सामने प्रस्तुत है किसी के चरण, आप उनको देख रहे हैं, और कमल आपके सामने है नहीं, सिर्फ आप उसको पहले से देखें। ये आपका चरण क्या? प्रस्तुत में और ये अप्रस्तुत में, लेकिन इसके साथ विशेषण विशेष इसमें आपका आ रहा है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया आपको, लेकिन इसमें विशेषण विशेष का बोध है कि चरणों की विशेषता क्या है? चरणों की विशेषता क्या है दोस्तों? कि वो किसके समान है? कमल के समान है दोस्तों। किसके समान? कमल के समान है। इसमें आपका विशेषण और विशेष का बोध। तो ध्यान रखिएगा कर्मधारय की पहचान में कि आपका समास विग्रह करने में आपका क्या आएगा कि एक तो आपका आएगा कि है जो, या के समान का बोध होगा, और दूसरा उसी में देख लीजिएगा कि विशेषण विशेष हो या फिर उपमान और उपमेय का बोध होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका कर्मधारय समास का। अब बात करते हैं आगे। अब इसमें से आपसे बात करते हैं किसकी? कर्मधारय के बाद अब बात करते हैं द्विगु समास की। द्विगु समास में आपसे बात करते हैं, देखिए द्विगु समास की पहचान क्या है कि इसका पूर्व पद संख्यावाची होगा। संख्यावाची से क्या तात्पर्य? ये जो आपकी संख्याएं हैं 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन संख्याओं के बोध से जो शब्द बनते हैं वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं? वो आपके द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। जिसके अंतर्गत द्विगु समास। और पहचान क्या होगी आपकी? ऐसे याद रखेंगे संख्यावाची द्विगु, द्वि द्वि क्या रहा? द्वि शब्द। द्वि मतलब दो। ठीक है, तो आप अब दो क्या है? संख्या है। तो आप याद रखना कि द्विगु समास यानी द्वि यानी कि संख्या। आपको यहां से शब्द याद रखना है कि द्विगु मतलब द्वि, इसके यानी कि द्वि से याद रखना है, संख्या से आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका पूर्व पद संख्यावाची है। संख्यावाची में कौन कौन से शब्द? जैसे नवग्रह, चौराहा, तिराहा। ठीक है, इस तरह के जो आपके शब्द होते हैं वो किसमें आ जाते हैं? द्विगु समास में। हम आपको एक बार समास विग्रह करके दिखाते हैं। जैसे नवग्रह, तो इसमें क्या हो जाएगा? नवग्रहों का समूह, नवग्रहों का समूह। और दूसरा है चौराहा यानी चार राहों का समाहार या समूह। चार राहों का समाहार या समूह। तो दोस्तों एक ट्रिक आपकी थी कि पूर्व पद यानी कि जो नव मिला और आपको मिला चार। एक तो पहचान आपकी ये हो गई कि पूर्व पद संख्यावाची, और दूसरी सबसे बड़ी पहचान आपकी क्या होती है कि जब आप समास विग्रह करेंगे तो इसमें समूह या समाहार इस शब्द का बोध होगा, क्योंकि ग्रुप की बात इसमें की जाएगी कि 9 है कि 4 है कि 2 है कि 11 है, तो उसमें आपका संख्यावाची यानी समूह का बोध आपका कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आपका द्वंद्व समास की। इसकी बात करते हैं, द्वंद्व समास की बात करते हैं। द्वंद्व समास में दोस्तों क्या होता है? द्वंद्व में हमको क्या करना? द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? युद्ध। बोलते हैं कि बहुत द्वंद्व युद्ध हुआ। द्वंद्व युद्ध का मतलब, अब इसमें हमको पहचान देखो क्या है। पहचान सबसे बड़ी होती है योजक चिन्ह। लेकिन ये योजक चिन्ह हमको कहां मिलेगा? जो सामासिक शब्द होगा, सामासिक पद, उसमें हमको आपको मिलेगा क्या? जैसे देखिए एग्जांपल यहां पर लिखा है रात और दिन। रात दिन लिखा है तो बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है ये रात, और रात के बाद ये जो दिन लिखा है हमने,
तो ये आपका क्या है, इसी को बोलते हैं योजक चिन्ह, दोनों शब्दों को जोड़ने वाला। तो ये आपका हो जाएगा। और जब इसी का हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बोलेंगे, रात और दिन, रात और दिन। तो ये जो और बीच में आया है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं योजक शब्द। क्या बोलते हैं, योजक शब्द बोलते हैं इसको। तो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है कि जिस सामासिक पद या सामासिक शब्द में आपको योजक चिन्ह लगा हुआ मिले और या फिर समास विग्रह करने पर और, ये देखिए मैंने लिख दिया है, और एवं तथा आदि शब्द मिले, वहां पर आपका कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, द्वंद्व समास हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, द्वंद्व समास। और एक चीज इसमें जान लीजिए ध्यान से, हर योजक चिन्ह लगा हुआ शब्द आपका द्वंद्व समास नहीं होता है। ठीक है, ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिली होगी, हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि ये आवश्यक नहीं है कि दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा है तो वो द्वंद्व समास का ही उदाहरण है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी भी एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है कि जो भी जिन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होगा वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि एक दूसरे के पूरक कह सकते हो। पूरक का मतलब जैसे हम बोलते हैं रात, अपोजिट में रात और रात का दिन होता है। माता का क्या होता है, पिता हो जाता है। भाई का क्या होता है, भाई का बहन हो जाता है। तो ये जो है ये सारे आपके इस द्वंद्व के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर हम आपसे कह दें, अगर हम इसी में आपसे बोल दें, क्या हम आपसे अगर बोल दें इसमें कि जैसे रात रात, क्या बोलते हैं, रात रात, दिन दिन, क्या बोलते हैं, दिन दिन। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं कुछ कुछ, क्या बोलते हैं, कुछ कुछ। अब ये शब्द आपके क्या है, योजक चिन्ह तो लगे हैं, लेकिन ये आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत नहीं आएंगे दोस्तों। इसके अंतर्गत द्वंद्व समास के अंतर्गत नहीं आएंगे। क्यों, उसकी शर्त है, कंडीशन ये है कि आपके दोनों शब्द अपोजिट होने चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, जो शब्द दोनों दिए हो। और जब समास विग्रह करें तो उसमें और एवं तथा आदि इस प्रकार के शब्द आने चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपके द्वंद्व समास की पहचान हो गई दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बात करते हैं हम लास्ट जो आपका होता है बहुब्रीहि समास की। ठीक है, बहुब्रीहि समास में आपका क्या होता है दोस्तों, बहुब्रीहि समास यानी कि तीसरे पद की प्रधानता। किसकी प्रधानता, तीसरे पद की। यानी कि अभी तक जो हम आपको बता रहे थे तो हमने आपको बताया किसी में कुछ, किसी में कुछ। इसमें जो शब्द में आपको दिखेगा उसका कहीं पर कोई नाम नहीं दिखेगा। कहने का तात्पर्य आप उदाहरण समझ सकते हो कि जब घर में किसी की शादी ब्याह होती है, दो पक्षों में बातचीत होती है, तो बातचीत कराने कौन आता है, मीडिएटर होता है। शादी ब्याह में एक मीडिएटर होता है, लेकिन जब शादी ब्याह हो जाती है, जब तक शादी ब्याह है तब तक मीडिएटर है, और शादी ब्याह होने के बाद मीडिएटर का काम किनारे हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो शुरुआती दौर होता है उसमें से हमको समझना है कि ये जो बहुब्रीहि समास है, ये आप समझिए कि इसमें दो पद होते हैं, एक लड़के का पक्ष, एक लड़की का पक्ष, यानी एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। लेकिन जिसकी प्रधानता होगी, जो शादी फिक्स कराएगा, वो कौन होगा, मीडिएटर, यानी तीसरा पद निकल के आएगा इसमें। चलिए हम आपको समझाते हैं कैसे। जैसे लंबोदर शब्द आपका लिखा है, ठीक है, इसमें हमने आपको समास विग्रह किया, इसमें लिखा लंबा या बड़ा बोल सकते हैं इसको, इसमें बोल सकते हैं बड़ा है, बड़ा है उदर, उदर जिसका उदर का मतलब होता है दोस्तों पेट से। क्या मतलब होता है, पेट से। तो एक शब्द है कि बड़ा है और दूसरा है उदर। ये लड़का पक्ष, ये लड़की पक्ष, लेकिन प्रधानता किसकी है, ना भैया इनकी प्रधानता है ना इनकी प्रधानता, इन दोनों की बात नहीं है। और प्रधानता कौन हो गया, मीडिएटर इसमें कौन है कि लंबोदर। ठीक है, जैसे पीतांबर, पीत है वस्त्र जिसके, अंबर मतलब वस्त्र, तो पीले वस्त्र किसके होते हैं, तो उसकी प्रधानता। दशानन, दस है आनंद जिसके, यानी आनंद मतलब मुख, तो दस की प्रधानता नहीं है, मुख की प्रधानता नहीं। प्रधानता किसकी, मीडिएटर की, यानी कि रावण की। दशानन किसको बोलते हैं, रावण को बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपके क्या हो जाएंगे, इसमें प्रधानता जिस तीसरे पद की होती है उसी को हम बोलते हैं क्या, वो आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएंगे। और इसकी एक पहचान ये होती है बहुब्रीहि समास की कि जब हम समास विग्रह करते हैं दोस्तों, तो उस समास विग्रह में क्या होता है, अंतिम पद, अंतिम पद याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि उसमें किस चीज का बोध होता है। बोध इस चीज का होता है कि जैसे हम किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम पूछते हैं
तो अगर वो व्यक्ति या वस्तु हमारे पास नहीं है तो हम बोलते हैं डायरेक्टली कि जिसका, जिसको या जिसने। यही सब यूज करते हैं ना इसी तरह के, कि जिसका, जिसने, जिसको, इस तरह के शब्द जहां पर आपको अंतिम में मिल जाए, यानी जिस शब्द से ये बोध हो कि उसमें किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम आएगा, तो वो आपका किसके अंतर्गत हो जाएगा? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये आपके हो गए समास के उधर। अब देखिए हम आपको एक नई चीज बताने जा रहे हैं, इसी में आपका क्या चलता है, फिर से आपको पहले रिवाइज कर देते हैं। हमने बताया कि पदों की प्रधानता के आधार पर 13-11 हमने दिया था। पदों की प्रधानता के आधार पर हमने क्या दिया था? 13 और 11, यानी पहले पूर्व पद प्रधान में 1, उत्तर पद प्रधान में 3 समास कंटिन्यू, फिर दोनों पद प्रधान में 1 और फिर दोनों पद अप्रधान में 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर हमने जो पहचान बताई थी अव्ययी भाव समास की, पूर्व पद अव्यय होगा और उपसर्ग होगा दो में से कोई एक। ठीक है, तत्पुरुष समास में मैंने बोला था कि कारक चिन्ह का लोप होगा, और जिस विभक्ति के कारक चिन्ह का लोप होता है उसी विभक्ति के कारक चिन्ह का वो तत्पुरुष समास हो जाता है। अगर तृतीया के चिन्ह का लोप है तो वो तृतीया तत्पुरुष, अगर वो चतुर्थी के लोप है चतुर्थी विभक्ति के चिन्ह का तो चतुर्थी तत्पुरुष, सप्तमी का है तो सप्तमी तत्पुरुष। उसके बाद आपका कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। हम आपको एक चीज थोड़ी सी बताना चाहते हैं कि जो आपके 6 समास हैं, यानी अव्ययी भाव, ठीक है, अव्ययी भाव के बाद तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि। ठीक है, अब आपको एक मेन चीज बताने जा रहे हैं जो आपकी ट्रिक के अंतर्गत आएगी, यहां से आपको बहुत मदद मिलने वाली है। क्या है? अव्ययी भाव। अब देखिए द्वंद्व में मैंने क्या बताया कि आपका योजक चिन्ह, क्या बताया? सिर्फ आपको इतना फोकस करना है। द्विगु में मैंने क्या बताया? कोई भी संख्या। ठीक है, क्या बताया मैंने? कोई भी संख्या बताई। ठीक है, इसमें हमने क्या बताया कि अव्यय या उपसर्ग मैंने बताया है। ठीक है, अव्यय या उपसर्ग बताया है। ठीक है, और तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह। अब देखिए 6 समास में और बहुब्रीहि में मैंने बताया है कि किसी भी भगवान का नाम या तीसरे पद की प्रधानता। ठीक है, भगवान का नाम या तीसरे पद की प्रधानता। तो दोस्तों 6 समास में 4 तो आपके ऐसे हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देना है तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी रही ट्रिक। अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, और कमेंट करके हमको बताते रहें। इसके साथ ही साथ एक चीज आपको और बताते हैं हम कि ये जो आपके समास होते हैं, इन समास में अभी आपको इसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज भी करवाएंगे। एक्सरसाइज के एक वीडियो पूरा डालेंगे जिसमें से आपको बताएंगे कि कौन सा समास किस चीज का होता है दोस्तों। ठीक है, और इन सारे समास को पढ़ने के बाद एक बार ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं पर आपको ऐसा शब्द मिल जाता है जहां पर उसमें 2-2 समास होते हैं। जैसे कि आपका होता है एक शब्द होता है दशानन। क्या होता है? दशानन। दशानन के बाद जैसे होता है महादेव। ठीक है, तो इस तरह के शब्दों में हम क्या करते हैं कि जब वहां पर 2 प्रकार के शब्द हों कि इसमें पहचान ट्रिक के हिसाब से पूर्वपद संख्यावाची भी है, लेकिन उसमें दशानन में बहुब्रीहि समास होता है, तो इस तरह की कंडीशन में हम प्रायोरिटी हमेशा बहुब्रीहि समास को देंगे। किसको देंगे? हमेशा महत्व जो है बहुब्रीहि समास को देंगे। अगर आपका ऑप्शन में बहुब्रीहि समास है तो पहले उसी को टच करेंगे, उसी को क्लिक करेंगे, बाकी चीजें आपकी बात है। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट से बताइएगा, और भी अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानकारी चाहते हैं समास के बारे में, तो आप हमको कमेंट करके उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या हमने आपको नंबर प्रोवाइड कराए थे उसमें से आप मैसेज करके, कॉल करके आप हमसे अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।